भारत माता की। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो फिर ये जवानी कहाँ। पर्यटन एवं सत्कार सम्मेलन में आज के इस बहुत ही मैं कहूँ कि शानदार कार्यक्रम में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे प्रदेश के पर्यटन मंत्री और जिनका आध्यात्मिक जगत में भी पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम है, हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और जिन्होंने देहरादून में मेयर रहते हुए भी लगातार एक कीर्तिमान स्थापित किया और बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में आपने भी देश विदेश की यात्रा की है। मैं और विनोद चमोली जी हम लोग एक बार वहाँ गए थे रात को, आइजोल मिजोरम में, और आप लोग जब वो बोल रहे थे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारी व्यवहारिक बातें उन्होंने हमारे यहाँ पर सामने रखी। आदरणीय विनोद चमोली जी और पर्यटन विभाग के सचिव श्रीमान दिलीप जावलकर जी, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, होटल उद्योग संगठन के पदाधिकारीगण, सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार मित्र और कार्यक्रम में आए हुए फिक्की के भी हमारे सभी सदस्य, सभी पदाधिकारीगण, सभी का मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सबका अपनी तरफ से सबको सादर नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे, और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें से कुछ न कुछ मंथन निकलता है। जो मंथन होता है और चिंतन होता है उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकलता है जो कि हमारे आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ते का काम करता है, एक पाथी का काम करता है। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है, और प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या इस पर आश्रित है। क्योंकि हम लोगों ने देखा पिछली वर्ष जब चारधाम यात्रा नहीं चल पा रही थी तो किस प्रकार का माहौल था। जहाँ भी हम जाते थे, आदरणीय महाराज जी और हम लोग, तो लगातार लोग हमसे कहते थे कि चारधाम यात्रा खुलवाइए। हम उसके लिए हाई कोर्ट गए, पहले हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय तक सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से, अन्य माध्यमों से बहुत प्रयास किया, और बहुत प्रयास करने के बाद जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोगों ने प्रयास किया। चूँकि अब महामारी के कारण से बंद हुआ था, कोरोना महामारी उस समय कुछ कम हो गई थी, फिर से हमने माननीय उच्च न्यायालय में फिर से आवेदन किया, और आवेदन में हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में है, इसलिए चारधाम यात्रा खोल दी जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करी, यात्रा खोल दी। लेकिन यात्रा जब खोली तो इतने सारे उन्होंने उसमें नियम लगा दिए, इतनी सारी उसके रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि 800 लोग, 500 लोग, 600 लोग, और उस समय हमारे लिए मुश्किल ये हो गई
कि पूरे देश भर के जो श्रद्धालु यात्री आ रहे थे वो हजारों की संख्या में आ रहे थे। हमने फिर से माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन किया कि इसकी जो ये लिमिट है, इस लिमिट को समाप्त कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस लिमिट समाप्त की और हमारी यात्रा चली, अच्छी यात्रा चली। इस बार भी हमारी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है। और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफ़ी कुछ हो चुकी होगी। ऐसा ही है ना? कौन कौन है होटल वाले, जरा एक बार बता देंगे जरा? मुस्कुरा रहे हैं आप। काफ़ी बुकिंग हो गई भाई साहब। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब होटलों की बुकिंग होगी तो हमारे होटल, चाहे वो रहने के होटल होंगे, चाहे वो खाने के होटल होंगे, चाहे हमारे वो टैक्सी संचालक होंगे, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यटन हो, सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बार के, चूंकि महामारी के बाद की ये पहली यात्रा है 2 साल के बाद, जो पूरे फुल स्विंग में होगी इस बार। ये हमारे लिए एक चुनौती भी है। चुनौती इस रूप में है कि इतने सारे यात्री आएंगे, इतने सारे पर्यटक आएंगे, वो सब ठीक प्रकार से जाए। जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि अतिथि देवो भव, और जब हम इस हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, हमारे को अन्य प्रकार का फायदा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए चुनौती भी है कि वो आए हैं तो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं, एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, क्योंकि हमारा राज्य ये पर्यटन आधारित राज्य है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते हैं, और वो हर मंच से कहते हैं तो उनकी सोच तो है ही है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हम सब लोगों के ऊपर है, हर एक उत्तराखंड वासी के ऊपर है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। और ये दशक बनाने का काम ये हम सब लोग करेंगे हर क्षेत्र में। उन्होंने, मुझे याद है 5 नवंबर 2021 को भगवान केदार के प्रांगण से कहा था कि आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उन्होंने कहा कि जितने पर्यटक आज तक उत्तराखंड के अंदर आए हैं, उस डेट तक आए हैं 5 नवंबर 2021 तक, उन्होंने कहा आने वाले दशक में इससे कई गुना ज्यादा पर्यटक और ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आएंगे। तो निश्चित रूप से हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी हर प्रकार से है कि हम कैसे उनका आतिथ्य करें, कैसे उनको सुविधाएं दें। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से हम लोगों ने चारधाम यात्रा को लेकर एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक करी। उसमें मैं भी था, माननीय महाराज जी भी थे, हमारे सारे अधिकारीगण थे। उसमें हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है कि उनको आने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको जाने की अच्छी व्यवस्था हो, परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो, रहने के लिए अच्छे होटल मिल जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, अच्छी सड़क मिल जाए, पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, हमारी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो। तो सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पुलिस विभाग के लोगों को भी कहा कि पुलिस विभाग भी, चूंकि इसमें पुलिस विभाग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है,
कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कई बार लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। ऐसे समय में पुलिस का काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। बल्कि मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ की जो मित्र पुलिस है उसको सही मायने में मित्र पुलिस का भी काम करना होगा। उन सभी को हमने कहा है कि जो जिस विभाग का भी है उसकी अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। महाराज जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर कहा, और महाराज जी तो हमारे ज्ञाता भी हैं, विद्वान भी हैं। अब उनकी तरह तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं थोड़ा जो मुझे लगता है, जैसे क्या है, अब हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ के व्यंजन है। चैसू है, हमारे यहाँ पर झोली भात है, जानते हैं झोली भात सब लोग। डुबुक है, क्यों भाई जी आप खुश नहीं हो रहे? डुबके बोलते हैं। कोदा है, झिंगोरा है उसकी अलग अलग जो हमारे यहाँ के बहुत सारे व्यंजन हैं। अब हमारे होटल वाले लोग उनको प्रमोट ही नहीं करते। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, महाराज जी मंत्री हैं, विनोद भाई हमारे विनोद दा हमारे जो है यहाँ पर विधायक हैं, या यहाँ के नेता हैं, या दिलीप जावलकर जी सेक्रेटरी हैं। ये प्रश्न हमारा भी है, सबका। इसका उत्तर भी हम ही सब लोगों को मिलकर खोजना होगा। यानी कि मैं मंच से बोल रहा हूं तो ये प्रश्न मेरा है, ये प्रश्न हम सब का है कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं, हम इसको प्रमोट करने की बात करते हैं, और जब राज्य हमारा बन रहा था, मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि इसके मूल में था कि हमारा पर्यटन बढ़ना चाहिए, पर्यटन आधारित हमारी आजीविका होगी, पर्यटन ही हमारा राजस्व की प्राप्ति का बड़ा साधन होगा। तो हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं? हमारे अंदर थोड़ा बहुत इसका दर्द जरूर होना चाहिए। देखिए, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार का अपना जो काम वो चलता है, लेकिन बिना समाज के सहयोग के, सबकी सहभागिता से, सबके समन्वय से और सबके साथ से ही काम सिद्धि तक पहुंचता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका ध्येय वाक्य है, मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और साथ में गुप्ता जी सबका प्रयास। तो हम सभी का प्रयास होगा तभी हम सब आगे बढ़ेंगे, तभी ये आने वाला समय उत्तराखंड का दशक होगा। और हमारी जब रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, तो रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे 2025 में, तब हम हर दृष्टि से हम उत्तराखंड हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। उसके लिए हम सबको संकल्प लेना होगा, और हमने जो कहा है विकल्प रहित संकल्प, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे अभी आज से कुछ दिनों 2-3 दिन पहले एक शिष्टमंडल मिला था। तो वो हमें कह रहे थे कि हमने कहा कि आपने पिछले सालों में जो है यहाँ पर कम निवेश किया, हमारे यहाँ पर समिट हुई, वो समिट होने के बाद अभी और ज़्यादा हमको जो है यहाँ पर निवेश की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि बीच में कोरोना महामारी भी आ गई थी, और थोड़ा सड़कों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी आज से कुछ साल पहले। और आज मैंने कहा आज, तो उन्होंने कहा आज तो बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं, आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो 3.5 से 4 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। और आने वाले समय में ये जो दूरी है दिल्ली से देहरादून की, ये मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। आप सबकी जानकारी में है, एलिवेटेड रोड बन रहा है यहाँ पर। तो आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में दूरी पूरी की जाएगी। और मैं अभी गोवा सरकार के शपथ ग्रहण में गोवा गया था। तो गोवा से लौटते समय मैं भारत सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं आदरणीय गडकरी जी, उन्हीं के साथ लौटकर आया। एक कार्यक्रम में वो मेरे साथ थे,
तो मैंने उनसे कहा था कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में मात्र 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय की जाएगी, तो जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात को दोहराया वहाँ पर, बोले पुष्कर भाई आप जो है उस दिन वहाँ कह रहे थे, और सही में बोले पुणे से नागपुर और पुणे से बम्बई के जो जहाज है वो फ्लाइटें बहुत कम हो गई हैं वहाँ पर, और आपके यहाँ बिल्कुल दिल्ली से देहरादून जो है बंद ही हो जाएगा ये सड़क जब एलिवेटेड बन जाएगी। क्योंकि आप देखिए अगर जहाज पकड़ने यहाँ से जाएंगे तो आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। 1 घंटे की आप पूरी मान लीजिए कि 45 मिनट वो बोलते हैं, लेकिन निकलते निकलते वो 1 घंटा लग जाता है, और लगभग 40-30 मिनट जो है वो सामान लेने में लग जाते हैं। कितना हो गया? फिर 1 घंटा आपको कम से कम वहां जाने में लगेगा जहां आपको जाना है, कम से कम कह रहा हूं। तो सब मिला के कितने घंटे हो गए? 4.5। और जब 2 घंटे में आप सड़क से पहुंचेंगे, आपकी गाड़ी भी होगी, आपको कहीं सामान भी नहीं उतारना है, अपनी सुविधा से 2 लोग बैठा लिए, 3 लोग बैठा लिए, 4 लोग बैठा लिए, तो आप सड़क से जाएंगे। आप यहाँ से हरिद्वार चले जाइए, अभी देखिए हरिद्वार जाने वाली सड़क कितनी बढ़िया हो गई है। आने वाले समय में आपको एयरपोर्ट भी जाने के लिए जो है बहुत बढ़िया सड़क मिलने वाली है, वो भी एलिवेटेड रोड पूरी पास हो गई है, ऋषिकेश से देहरादून वो डोई वाला। इसी प्रकार से आप हरिद्वार से आगे जाएंगे, आपको उधर काशीपुर की तरफ जाना है, तो वो दूरी भी आज जो हरिद्वार से काशीपुर तक हम लगभग 2.5 घंटे में पहुंचते हैं, क्योंकि अभी पूरी रोड नहीं बनी है। लेकिन आने वाले समय में वो रोड भी जो है हमको 1 ही घंटे में पहुंचा देगी, 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि नजीबाबाद से सीधे आपका अफजलगढ़ का सीधा रोड बनने जा रहा है। वो रोड भी हमारा स्वीकृत हो गया है। आप किसी कोने में चले जाइए, आप देखिए 4 धाम को जाने वाली सड़क बहुत तेजी से बन रहे हैं। अभी तक उसमें कुछ रोक लगी हुई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए थे, सरकार ने उसकी पैरवी करी, हम लोगों ने उसकी पैरवी करी, वो रोड का काम अब तेजी से शुरू होगा। जो भी बाधा थी वो बाधाएं समाप्त हो गई हैं और सड़क का काम तेजी से हो रहा है। रेलवे के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बहुत तेजी से बन रही है। इसके अलावा कुछ नई लाइनें भी हम लोगों ने वहाँ प्रस्ताव किया है कि वो हमको मिल जाएं, नई ट्रेनें मिल जाएं। देहरादून से हरिद्वार जो है हमारा चौड़ीकरण हो जाए, यानी कि डबल लेन बन जाए। कुमाऊं क्षेत्र में टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के लिए ब्रॉडगेज सर्वे के लिए हमको 29 करोड़ रुपया भी मिल गया है। जल्दी ही वो भी जो है 155 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज सर्वे होने के बाद उसका काम भी चल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में कहा था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, उन्होंने कहा ये हमारा संकल्प है। हम जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं वैसे ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी बनाएंगे। तो हर क्षेत्र में तेजी से काम चल रहा है। अभी देहरादून का हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने की ओर है। हमारा प्रयास है कि हर शहर के लिए यहाँ से हवाई जहाज की सुविधा मिले। कुछ शहरों के लिए हो गई है, कुछ शहरों के लिए आगे निकट भविष्य में होने वाली है, हम उसमें भी काम करने वाले हैं। तो हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमारा राज्य आगे जाए, हमारे व्यवसाय करने वाले लोगों को सुविधा मिले। होटल से जुड़ी हुई जो कुछ समस्याएं थी, कुछ कोरोना महामारी के समय का उन्होंने हम लोगों से कहा था कि उसको कुछ 3 महीने का रिबेट करना है, वो हमने अभी कर दिया, उसका आदेश कर दिया है। इसके साथ साथ महामारी के समय में पिछले वर्ष जो पर्यटन से जुड़े हुए थे, परिवहन से जुड़े हुए थे, हमारे नौकायन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार के पास कम संसाधन होते हुए भी हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी दिया था। सभी के जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं उन सभी के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा भेजा था। क्योंकि हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सरकार हमारी, ये केवल सरकार नहीं है, सरकार आपकी सहयोगी है। एक सहयोगी के रूप में जो काम हो सकता है, अभी उद्योग जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए हम लोग OTS वन टाइम सेटलमेंट की योजना भी लेकर आए हैं। उस योजना पर चुनाव आचार संहिता के कारण से काम नहीं हो पाया है,
हमारा प्रयास है कि जितना चीज़ों का जितना सरलीकरण हो जाए, और मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि हम सरलीकरण के आधार पर काम करना चाहते हैं। यानी कोई अधिकारियों के पास आप काम लेकर गए तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा कठिन काम है, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले ही लोग कहने लगते हैं, क्यों दिलीप जी? दिलीप जी ऐसा नहीं कहते, लेकिन मैं एक थोड़ा कई जगह पर ऐसा होता है कि हम पहले कहते हैं, आप गए कोई कागज लेके, आपने इंडस्ट्री की कोई बात बताई, उन्होंने 4 प्रश्न आपसे ही दाग दिए। तो हमने कहा ये नहीं होगा, रास्ता निकालना है, सरलीकरण करना है, चीज़ों का सरलीकरण, उसका समाधान करना है। जो एप्लीकेशन आई है उसका समाधान करना है, और समाधान करने के बाद ये नहीं कि ये पत्रावली महीनों सालों और सालों सालों तक पड़ी रहेगी। हमने कहा नो पेंडेंसी, धीरे धीरे इसको समाप्त करिए। इसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी जगह पर, छोटी छोटी जगह पर ये शिकायतें आती थी कि आज यहाँ तहसील में यहाँ पर घूस मांगी जा रही है, यहाँ पर फलाने विभाग में जो है बिल ठीक करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, कनेक्शन मंगवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे तमाम जगह से शिकायतें आती थी। तो हमने एक काम किया है, कल 1064 एक हमने नंबर जारी किया है, और इस नंबर के माध्यम से वो अपने ऐप में भी डाउनलोड, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड नहीं करते तो सीधे फ़ोन मिलाएंगे, फ़ोन पर भी आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, और दर्ज होने के बाद हमने कहा हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारा यह भी लक्ष्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, पारदर्शी उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, सभी के लिए सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। और हमने कहा मितव्ययता भी हमारा एक मूल मंत्र रहेगा। इन सभी लोगों को लेकर सबकी सुविधा अनुसार हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा पर्यटन का क्षेत्र आगे बढ़े, हमारा हर क्षेत्र आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और समय समय पर आप सबके सुझाव, आप सबकी सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी है। ये सरकार भी आपकी सरकार है, ये सरकार आप लोगों ने बनाई है, और हम धन्यवाद करना चाहते हैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, जिन्होंने इस बार मिथक तोड़ा है। मिथक तोड़ा है कि एक बार इस पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार, और लोग इस बार गच्चा भी खा गए। वो सोच रहे थे दूसरी सरकार आने वाली है, और वही सरकार आ गई, क्योंकि लोगों ने काम करने वाले लोगों को मौका दिया है, काम करने वाले लोगों को अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं, और कार्यक्रम के विशेष रूप से हमारे पर्यटन विभाग के लोगों को, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो मंथन है, चिंतन है, इसमें से ऐसा अमृत निकलेगा जो हमारे सभी पर्यटन व्यवसायियों के लिए, हमारे होटल व्यवसायियों के लिए, हमारे उद्योग जगत के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए वो एक अमृत का काम करेगा, अमृत रूपी ऊर्जा उनके अंदर भरने का काम करेगा, जिससे जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आए। हमारा पर्यटन व्यवसाय सबसे आ गया है, हमारा होटल व्यवसाय आ गया है, और जो अतिथि देवो भव की जो हमारी संकल्पना है वो पूर्ण रूप से धरातल पर उतरे। इतना ही सब आप सबसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।